Hello guys, welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of the series called Superset Sociology और हम बात कर रहे थे द सोशल चेंजेस इन मेडिवल यूरोप। जो हमारा डिस्कशन चल रहा था अभी तक, हम लगभग जो फ्लो था हमारा डार्क एजेस, उसके बाद हमने बात करी रेनेसा आया। रेनेसा के बाद हमने देखा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट का इवोल्यूशन होना शुरू होता है। हमने वो देखा कि वो जो है वो और आंखें खोलने की कोशिश करता है समाज का साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। लोगों के मन में और जागरूकता और जिज्ञासा आती है, इनलाइटनमेंट आता है जब लोग ये सोचते हैं कि उनके कुछ अधिकार हैं। अधिकारों के बाद जब आदमी सोचता है कि मैं जो हूँ, मेरा मेरे स्टेट के साथ और पॉलिटी और पॉलिटिशियंस और इस सब पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है मेरे देश के और मेरे स्टेट के, तब शुरू होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि मेरे अधिकारों के बारे में जानना चाहता हूँ मैं और उनको बचाना चाहता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम देखते हैं जब आदमी थोड़ा फ्री हो जाता है मेंटली, अब वो ये कोशिश करता है कि व्यापार क्यों ना किया जाए, बढ़ाया जाए अपने व्यापार को, समृद्धि बढ़ाई जाए अपने देश की, और शुरू होता है कमर्शियल रिवॉल्यूशन या फिर व्यापारिक क्रांति। अब हम जब दो जो देखेंगे कि व्यापारिक क्रांति का जो पेट भरने का काम है वो शुरू किया था, वो हुआ था औद्योगिक क्रांति से, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस टॉपिक में हम उसी की चर्चा करेंगे। विद दैट आई वुड रियली अगेन आस्क यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसी तरह के वीडियोस में लाता रहूंगा और हम पूरा यूपीएससी सीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्स के तर्ज पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तर्ज वो रहेगी, समझेंगे हम उस सिलेबस के हिसाब से, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, तो आपको हर जगह पे इसका फ़ायदा होगा। एंड विद दैट, आपको जो भी पसंद आए मेरे लेक्चर्स के बारे में, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल भी यहाँ पे मेंशन्ड है, @, प्रेप हाउस _edu। ओके, तो इसे आप फॉलो कीजिए। आपको नोट्स भी डाउनलोड करने, आप वो भी कर सकते हैं। आप भले, मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप भले मेरे वीडियोस ना देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप नोट्स ज़रूर डाउनलोड करिए। पहले लेक्चर में हर टॉपिक के नोट्स मिल जाते हैं, आप वो नोट्स ज़रूर डाउनलोड करिए। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं देखना चाहते हैं वीडियोस, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं पर सारे एग्जाम्पल्स जो है मैं यहाँ देता हूँ। नोट्स में आपको हाईलाइटेड पोर्शन मिलेंगे जिसको आप कोट कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। आपको वहाँ एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते हैं, और यहाँ जो दृष्टिकोण हम बनाते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन उसे आंसर लिखने के लिए आप अपने पास हमेशा रखिएगा। ऑलराइट गाइस, विद दैट लेट अस बिगिन। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ठीक है, लेक्चर नंबर रहेगा आपका 1127। ओके, ये सब हम कवर कर चुके हैं सारी चीजें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम hand production to machine based factory production which began in England during the mid 18th century 1760s लगभग and later spread to other parts of Europe and the world। आपने ये नोटिस किया, देखिए आप एक चीज को, कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बहुत पहले आया और ये 200 सालों में मौका मिल गया साइंस को डेवलप होने का कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स डेवलप कर सके जिसके ऊपर और इन्वेंशंस किए जा सके। एक चीज अब मिल गई लोगों को आज़ादी कि वो इंडिपेंडेंटली ऐसी चीजें बना सके जो कि नेचुरल ऑर्डर के साथ कुछ कुछ खिलवाड़ कर सकती थी। ठीक है, जैसे एक काम करने के लिए अगर पहले 100 लोग लगते थे मुझे कपड़े सिलने के लिए, अब मैंने बना दी कपड़े सिलने की मशीन। आसान पड़ गया काम। जो कपड़ा बना, जो जिन बना दिया मैंने कि भाई मैं जल्दी जल्दी कपास को साफ कर सकूं, कॉटन जिन बन गई। आर्कराइट व्हील बन गया। ओके, बहुत सारी नई नई चीजें बनी। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली इस समय पे। इन सब का फायदा कहाँ हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ये सब मशीन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में जो ये सब आपके मशीन्स वगैरह डेवलप हुई, इनका इस्तेमाल हुआ फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज धीरे धीरे फोर्डिफिकेशन शुरू हुआ फैक्ट्रीज का, जिसमें एक पूरा का पूरा सेटअप बनता था और लोग उस सेटअप पे एक पर्टिकुलर स्टेशन पे अपना काम करने लगे। अगर एक आदमी को बोला गया है कि ये दरवाजे का आपको टॉप राइट का नट लगाना है, तो उसको वही काम करना है, टॉप राइट का नट लगाना है। वो अब और कहीं का नट नहीं लगाएगा और कुछ नहीं करेगा, उसको वही काम करना है। अगले स्टेशन पे आदमी जो है वो लेफ्ट साइड के टॉप साइड का नट लगाएगा और काम चलता रहेगा। इससे बढ़ती है एफिशिएंसी। लेकिन क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, जैसे कि एलियनेशन, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एलियनेशन वगैरह क्या होता है इमरजेंस में। पर अभी हम क्योंकि यहाँ पे इंट्रो दे रहे हैं कि हुआ क्या बेसिकली, चेंजेस क्या क्या है, तो उसके बारे में उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं।
ये सब चीजें देखने को मिली हमें। जो काम कम समय में हो सकता था, ज्यादा समय में होता था, वो कम समय में होने लगा। जिसके लिए पहले ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, लेबर ज्यादा लगती थी मुझे, अब वो कम लेबर में काम होने लगा, जैसे आज के टाइम में एआई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन। इट मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे ज्यादा फायदा कैपिटलिस्ट को हुआ, पूंजीवादियों को। उन्होंने 10 रुपए लगाया, 10 रुपए का भैया 1000 रुपए हो गए, उनका पैसा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने, कंपनी ने प्रॉफिट इतना बना लिया, उनको बहुत फायदा हुआ इस चीज से। यहाँ हमें देखने को मिलता है राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, जगह जगह फैक्ट्रीज लगने लगी इंग्लैंड में। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, ये एक नई क्लास शुरू होती है। बोझवा तो आप बोल ही सकते हो आप इन्हें, पर मोस्टली मैं पर्टिकुलरली इसे एक स्पेसिफिक क्लास मानता हूँ। मैं इसे कैपिटलिस्ट मानता हूँ, जो प्योर पूंजीपति है, और मैं इन्हें इनका एम्प्लॉय मानता हूँ, जो एक मैनेजीरियल लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजीरियल लेवल पे काम करने का मतलब, अब ये बहुत ही ऐसे काम कर रहे हैं जैसे प्रैक्टिस वाले काम, एडवोकेट, डॉक्टर, बैंकर, मर्चेंट, ठीक है, जूलर, ये छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, गरीब नहीं है, लेबर नहीं दे रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं अपना, पर प्रैक्टिस वाले काम है। ये दोनों की मदद कर रहे हैं, दोनों से पैसा ले रहे हैं, अमीरों से भी और गरीबों से भी, पर ये बीच में है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मांग सकते और एकदम टॉप क्लास में भी नहीं जा सकते। लैंडेड क्लास हो गई या आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे भी नहीं है, लेकिन ये अपनी सर्विसेज अच्छे से दे रहे हैं। तो ये एक नई क्लास का इमरजेंस होता है इस समय पे। डिसमेंटलिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, लैंड बेस्ड एग्रेरियन इकोनॉमी पूरी तरह तो नहीं, लगभग लगभग खत्म हो गई इस समय पे। अब लोग गांव में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि गांव में अब कोई अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशल मोबिलिटी बची नहीं थी। अब मौका था शहर में आके फैक्ट्री में काम करके पैसा कमाने का। गांव में मैं मेरे बच्चे से कितना ही काम कराता, लेकिन फैक्ट्री जो मेरी शहर में बनी हुई है, वहां पे बच्चों को मौका मिल रहा था काम करने का पूरा परिवार फैक्ट्री में बैठा है, काम कर रहा है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। उस वजह से भी काफी इश्यूज हैं। लार्ज स्केल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड राइज ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, दीज वर न्यू काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट स्टार्टेड इमर्जिंग इन दिस पीरियड। उसके पहले नहीं होता, उसके पहले होता था आपका एक लॉर्ड, लॉर्ड के नीचे पेजेंट्स, बीच में कोई काम करने वाला नहीं होता था। कुछ स्लेव्स वगैरह, कुछ आपके नौकर वगैरह होते थे, लेकिन वो उनके पास में भी इतनी अथॉरिटी वगैरह नहीं रहती थी। यहाँ पे अब आप एक इंडिपेंडेंट क्लास डेवलप हो गई, मिडिल क्लास नाम से, जिसके पास कुछ पैसा भी था और कुछ उनके पास इन्फ्लुएंस भी था समाज में, लेकिन वो तब भी थोड़े अमीर थोड़े गरीब इस लेवल पे बीच में स्टक थे वो। The Industrial Revolution was not merely a technological change, it transformed the economic, social and political structure as well. जो ये काम कर रहे थे आपके इंडस्ट्रीज वगैरह में, इन लोगों को भी अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों ने ट्रेड यूनियन वगैरह बनाना चालू किया। पॉलिटिकल जो पावर्स थी, जैसे जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, फॉर सपोज लेबर लॉज या फिर ग्रेचुटी लॉज, ये सब चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सोशल इम्पैक्ट। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, जिस हिसाब से काम किया जाता है, जिसे हम वर्क कल्चर कहते हैं, उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है बॉर्न होमी या फिर पीयर ग्रुप आपका। आप अपने घर पे एक अलग रवैये में रहते हैं, आप अपने जो ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल कल्चर और एक प्रोफेशनल लेवल पे बात करते हैं जाके, दोनों बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये नए नए कुछ सोशोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। It created new classes, accelerated urbanization, and generated social problems that later became the subject matter of sociology. Basically, what happened was कि जो इतना तुरंत जो चेंजेस आए समाज में आफ्टर ऑल दीज रिवॉल्यूशंस और ऑल दीज चेंजेस, 500 साल के अंदर वो सारे चेंजेस आ गए जो पिछले 5000 साल में नहीं आए थे। आदमी को उसको समझने में ही एक मौका नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से अडेप्ट करूं, और उस वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए समाज के अंदर। किस तरीके के प्रॉब्लम्स? लेबर ज्यादा, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, 14 15 15 घंटे फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, बच्चों को काम करना पड़ रहा है, औरतों को काम करना पड़ रहा है। शहर में आके रह रहे हैं तो पूरा का पूरा गांव आ गया है शहर में, शहर में रहने की जगह नहीं है, गंदगी है हर जगह, अर्बन लिविंग क्राइसिस है। उसके बाद सैनिटेशन का इशू, हेल्थ का इशू, ये इश्यूज हैं। सड़कें खराब हैं, क्योंकि मोटर कार तो चल नहीं रही है, हॉर्स कार्स चल रही है, जो कि हॉर्स हर जगह अपना मैनुअर कर देते हैं, पूरी सड़कों के ऊपर मैनुअर पड़ा हुआ है, साफ करने वाला कोई नहीं, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुलिस, इंस्टीट्यूशन ऑफ आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, ये सब डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सारे इश्यूज तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी आने लग गए, और कौन किसे सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी।
अब इतने सारे बच्चे हैं, अब इन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए, क्या ये एजुकेटेड रहे या ये फैक्ट्री में काम करे, ऐसे सवाल उठने लग गए। जो फ्रस्ट्रेशन था आपके वर्क प्लेस का, वो आके घर पे निकलता था, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने लग गए, क्राइम्स बढ़ने लग गए। सबको मौका नहीं मिल पा रहा था काम करने का, लेकिन सब आना चाह रहे थे शहरों में, तो क्राइम्स बढ़ने लग गए। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो लोग क्राइम वगैरह करने लग गए। इस तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू होती है, और वहां से हम इंसान की जागरूकता और आगे बढ़ती है कि क्यों ना ये जो समस्याएं हैं इसका कुछ समाधान निकाला जाए। पर वो समाधान निकालने के लिए भी तो मुझे सबसे पहले कुछ तथ्य चाहिए कि हो क्या रहा है समाज में। उसको स्टडी करने के लिए जो साइंस इमर्ज होती है उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें सोशियोलॉजी का इमर्जेंस दिखना शुरू हो जाता है कि अच्छा, यहाँ से अब हमें समाज को पढ़ने की भी जरूरत है। अब ये हमने जितने भी लेक्चर करे, ठीक है, जो हम पहले के 6 कर चुके हैं, ये 7वां है और अगला एक और होगा 8वां। ये बात यही कर रही है कि इमरजेंस हुआ क्यों, इमरजेंस हो रहा है और उसमें क्या क्या हुआ वो नहीं हो रही है। कारण देख बता रहा हूं मैं आपको, वो भी सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि इस कारण से हुआ। These transformations fundamentally altered family life, work relation and patterns of social interaction. How people interact, गांव छोड़ के शहर में आ गए, families change from joint family to nuclear family. A lot of things change. शादी करने का सिस्टम, वर्क प्लेस पे शादियां होने लग गई। आप अपने कलीग से शादी कर सकते थे क्योंकि अब आप दोनों को एक ही जगह पे काम करने आना है। इस तरीके से चेंजेस आने लग गए। मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम। सेपरेशन ऑफ वर्क प्लेस फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्शन। आप गांव में अलग तरीके से काम करते हैं, आप गांव में जो काम करते थे उसमें आपको थोड़ा अनाज मिलता है, थोड़ा सा लॉर्ड के पास चला जाता था। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप एक कार बना रहे हैं, आप उसमें से एक कार का एक कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना एक पुर्जा ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कार नहीं है, तो तुम उसका पुर्जा लेके भी कुछ नहीं करोगे। तुम बस बना रहे हो किसी और के लिए, जो खरीदेगा वो कार, वो कंपनी को पैसा देगा और कंपनी तुम्हें थोड़ा सा पैसा दे देगी, वो तुम्हारा वेज है। तो ऐसे इस तरीके से सेपरेट हो गया वर्क प्लेस और आपका पर्सनल लाइफ। रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिला इस समय में, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। लाइक सिटीज लाइक लंदन, मैनचेस्टर, पेरिस, बहुत जल्दी चेंजेस आने लग गए ड्यू टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। एक्सपांशन ऑफ कैपिटलिज्म, जो नए लोग आए थे, न्यू मिडिल क्लास, इनके पास भी कुछ कैपिटल थी। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दे स्टार्टेड पुटिंग देयर मनी इन द बैंक एंड बैंक स्टार्टेड गिविंग क्रेडिट्स टू अदर पीपल, अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो पैसे का रोटेशन बढ़ने लगा। इस तरीके से जो है कैपिटलिज्म का जो राइज है, इसी तरीके से होता है। इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, दैट इज द प्रोलेटारिएट। हम बात कर चुके हैं, जो मैंने कभी कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया था, उसमें प्रोलेटारिएट होता है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास आपकी, और कैपिटलिस्ट क्लास होती है एक आपकी बोर्जोआ, बोर्जोआ या बोर्जवाजी, जो आप बोलना चाहें। तो कैपिटलिस्ट क्लास है जिनके पास साधन है, हैव्स, और जिनके पास साधन नहीं है, हैव नॉट्स, दे आर प्रोलेटारिएट। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी, जो लैंड बेस्ड फ्यूडल इकोनॉमी थी, लॉर्ड और पेजेंट वाला सिस्टम, वो खत्म हो जाता है। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वन टेक्नोलॉजी paved way for another technology to rise. कॉटन जिन आई, कॉटन जिन के बाद मैकेनाइज कॉटन जिन आई, धागा बनाना और आसान हो गया। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। फिर धागा बनाने की अलग मशीन आने लग गई। अब धागा बनाने की अलग मशीन आने लगी तो हैंडलूम की जगह पावर लूम्स भी आने लग गए। पावर लूम्स के बाद में कॉटेक्स आने लग गए। अलग अलग चेंज आते ही चले गए, जगह मिलती चली गई इनोवेशन के लिए। एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकल में अगर आप देखेंगे तो मैनचेस्टर जैसे हो गया, द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसको कॉटनोपोलिस भी बोला जाने लगा था। एक समय पे दुनिया के 90% फैक्ट्री मेड कपड़े जो है वो मैनचेस्टर में बनते थे, कॉटनोपोलिस बोलते थे इसे। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रहते थे, काम करते थे। मैनचेस्टर, हाँ मैनचेस्टर आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, वही मैनचेस्टर है। टेक्स्ट मिल्स ऑफ इंग्लैंड, टेक्सटाइल मिल्स ऑफ इंग्लैंड, ये भी बहुत कपड़े का आपने देख ही लिया है। हमारे यहाँ भारत में 1905 का स्वदेशी आंदोलन, वो भी इसी वजह से हुआ था। हम बॉयकॉट कर रहे थे बाहर के बने हुए कपड़ों को। वहाँ पे बहुत कपड़े बनते थे और वो पूरे दुनिया में सप्लाई करते थे ये लोग, ब्रिटिश। इंडियन एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बॉम्बे में भी, मुंबई में टेक्सटाइल मिल्स वगैरह शुरू हुई थी। इसी जमशेदपुर में आपका इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप किया गया था जमशेद जी टाटा द्वारा, ठीक है, टिस्को का। फिर ग्रोथ ऑफ रेलवे नेटवर्क अंडर द ब्रिटिश रूल, क्यों? ताकि हम रॉ मटेरियल आसानी से ले सके, प्रोक्योर कर सके और तुरंत उसे पोर्ट पे भेज के हम अपने घर इंग्लैंड वगैरह भेज सके। कंटेम्प्रेरी, जो अगर हम आज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, तो हम देखेंगे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एआई एमएल, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह। उसके बाद इंडस्ट्रीज 4.0 का सिस्टम है, जो मैं यहाँ से कमांड दूंगा तो वहाँ पे मेरा जो है फ्रिज ऑन हो जाएगा, अभी एलेक्सा से कनेक्टेड है।
तो इंडस्ट्री 4.0 भी हमें देखने को मिलती है, IoT देखने को मिलता है, ये नए नए आपके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तो हिस्सा है सब कुछ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, ये देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे एक रोबोट जो है वो 4 लोगों का काम बिना रुके कर सकता है। ना इसे आपको लेबर देना है, ऐसे बस आपको मेंटेन करके रखना है और आपको कोई किसी को लेबर नहीं देना। तो प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा और मार्जिन्स भी कम हो जाएंगी, लेकिन सॉरी, प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा तो मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगी कंपनीज की, और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो लोग प्रॉफिट्स देके और इन्वेस्ट करेंगे, तो और ये सर्कल आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें कुछ पर्सनालिटीज की बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और कुछ थिंकर्स की भी, दोनों साथ में लिखे। पहले पर्सनालिटीज देख लेते हैं। जेम्स वॉट, इम्प्रूव द स्टीम इंजन, इम्प्रूव द स्टीम इंजन मेकिंग लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फैक्ट्री प्रोडक्शन पॉसिबल। ठीक है, जेम्स वॉट ने किया था। एडम स्मिथ, वही आ गए हमारे ऊपर वाले। वेल्थ ऑफ नेशंस किताब लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स, कैपिटल लिखी थी इन्होंने। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्रिएटेड एक्सप्लॉयटेशन, एलियनेशन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। एलियनेशन की बात हम आगे करेंगे डिटेल में। अभी मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी को बोला गया एक स्टेशन पे खड़े होकर आपको बस राइट साइड का नट बोल्ट टाइट करना है, आपको और कुछ काम नहीं करना, ना ही आप इस चीज को जो आप बना रहे हो उसे ओन कर सकते। Actually, the labor was alienated from actually the laborer was alienated from his labor. तुम काम जिस लिए कर रहे हो उसका तुम्हें कोई फल नहीं मिलने वाला, तुम्हें वो फल खरीदना पड़ेगा मार्केट से, जो तुम काम कर रहे हो। खेती में ऐसा नहीं होता। अगर तुम खेती कर रहे हो उस समय फ्यूडल यूरोप में, तो खेती करने के बाद उसकी मेहनत का कुछ हिस्सा तुम अपने घर भी ले जा सकते थे टैक्स देने के बाद। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे पास बिलोंग नहीं करता। सब कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट का है। वो उसे बेचे, वो उसे आग लगाए, उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह लेके तुम अपने घर जाओ। तो ये चेंजेस आए। तो कार्ल मार्क्स इस कैपिटलिज्म, इस एक्सप्लॉयटेशन, एलियनेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। एएमएल दरखाइम, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे हम जब पढ़ेंगे आगे एएमएल दरखाइम के बारे में, जब हम थिंकर्स देखेंगे। उसमें ये बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज लेड टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन लाइक व्हाट? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैनेजर्स, शेफ्स, इस तरीके के स्पेशलाइजेशन। जनरलाइज्ड अगर आप रहेंगे तो आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। अभी भी हम आज के टाइम में देखते हैं कि अगर आप डेटा एनालिसिस में, तो यू नीड एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years टू गेट इनटू अ सीनियर एनालिस्ट पोजीशन। इस तरीके के हम डेवलपमेंट देखते हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन का कमाल है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मीन्स अ पर्सन हैज नो अदर ऑप्शन देन टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स, दैट इज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, तो मैं किसी डॉक्टर को जानता हूँ जो मेरा दोस्त भी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहीं काम करने के लिए नई जगह जा रहा हूँ, गाँव से उठ के मैं नई जगह जा रहा हूँ शहर में, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता, अब मुझे एक आदमी पे डिपेंड होना पड़ेगा कि तुम मेरा इलाज करोगे। दैट क्रिएट्स ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। हम दो टाइप की सॉलिडारिटी पढ़ेंगे। एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जो कि हमें गाँव और पिछड़े पृष्ठभूमि पे देखने को मिलती है, जो कि पिछड़ी जगह है, रूरल एरियाज है, यहाँ में देखने को मिलती है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। शहरों में और अर्बन एरियाज में हमें मोस्टली ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे आदमी को बिना अपनी मजबूरी के सहारे किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उसके साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, उसके साथ कोई रिश्ता रखना पड़ता है, सॉलिडारिटी रखनी पड़ती है, तो उसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहते हैं। ठीक है, तो एमिल दरखाम इसकी बात करते हैं। मैक्स वेबर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बताते हैं रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अकम्पनीड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अभी जो कैपिटलिज्म में जो फैक्ट्री सिस्टम है, और अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं, उसमें जो सिस्टम बना रहे हैं आप, एक कंपनी है, कंपनी 4-5 फैक्ट्रियां होंगी, एक फैक्ट्री तो होगी नहीं। अब चेन ऑफ कमांड क्या रहेगा? कैपिटलिस्ट कहाँ बैठेगा? जो कि आपका मेन, आपको क्या बोलते हैं हम, प्रमोटर है। एक्चुअली प्रमोटर बोला जाता है पॉप कल्चर में भी। तो प्रमोटर है जो, उसके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे होगी? तो एक एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेज करेगा ऑपरेशंस। देन देयर आर डिफरेंट एमडीज, एमडी ऑफ प्रोडक्शन, एमडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एमडी ऑफ रिटेल, एमडी ऑफ आपका फैक्ट्रीज। ये अलग अलग टाइप के एमडी है। इनके नीचे आपके अलग अलग मैनेजर्स होंगे। हर डिपार्टमेंट 4-4, 5-5 मैनेजर्स होंगे। मैनेजर्स के नीचे सब मैनेजर्स होंगे या असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे। दे विल हैव देयर ओन सेक्रेटरीज हु विल सी के भैया आपकी किससे मीटिंग है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन से प्लांट का दौरा करना है, ये सब बातें होंगी। उसके नीचे होंगे आपके जो होंगे फ्लोर मैनेजर्स। फ्लोर मैनेजर के नीचे आपके होंगे जो आपके
हेड लेबर्स है वो होंगे, उसके नीचे और लेबरर्स की टीम होगी पूरी की पूरी। इस तरह से एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है। हायरार्की क्रिएट होने के बाद ये भी काम जो करता है, जिस तरह से सरकार हमारी काम करती है आज के समय पे, चपरासी से लेके ऊपर आपका चीफ सेक्रेटरी तक जो आपकी पूरी की पूरी पोस्ट है, वो जिस तरीके से काम करते हैं, वही ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हमें कैपिटलिज्म में मिलता है। ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली जो फंडा है, हमारे टाइम पे भी जो नौकरशाही है, उसका बेसिकली जो फंडा है वो यही है कि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, कैपिटलिज्म प्रमोट करती है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। यही बात करते हैं मैक्स वेबर यहाँ पे। सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का? It gave rise to new social issues like urbanization, labor exploitation, poverty, slums, child labor, class conflict, alienation, family transformation। हमने सारे issues डिस्कस कर लिए हैं, है ना? यहाँ पे मैंने आपको सारे इतने सारे एग्जांपल्स दिए, उसमें ये सब कुछ कवर हो गया है। These issues became core concerns of early sociologists such as Marx, Durkheim and Weber। इन्होंने इसी चीज के बारे में ज्यादा बातें करी, सबको रिलेट किया और एक धागे में पिरोया, जिसमें हम थ्योरी बोलते हैं सोशियोलॉजी की। वहां से हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे और ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हमें दिखते जाएंगे आगे जाके। कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड द कैपिटल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड कैपिटलिज्म। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। मैंने आपको एक, ये जो है आप इसे एक इंट्रोडक्शन समझिए कि ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। विद दैट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, और मैं एक लाइक डिजर्व करता हूँ तो प्लीज़ कर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। प्लस मैं ये चाहता हूँ आप ये वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, अपने दोस्तों तक फैलाएं, फैमिली तक फैलाएं, जो और बच्चे जो हैं जो एस्पायर कर रहे हैं पेपर देने के लिए, उनको ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए प्लीज़। ओके, एंड विद दैट आई टेक योर लीव। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वो रहेगा मॉडर्निटी, और ये सब चीजें जो है डार्क एजेस से हमने मॉडर्निटी का सफर किस तरह से तय किया वो तो हमने देख लिया। अब मॉडर्निटी होती क्या है, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।